हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे 2023 शिक्षक भर्ती में व्याख्याता गणित के प्रश्नों का हल देखेंगे। मैं इसमें सेट ए के प्रश्नों का हल करवाऊंगा। तो एक से लेकर के सभी 100 प्रश्नों का मैं हल कंटिन्यू अलग अलग वीडियो में करवाऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाला प्रश्न को। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो थे वो मिस्टेक थे, जिसमें से एक पहला प्रश्न जो था वही एक मिस्टेक था। इसमें ही प्रश्न ही पहला वाला गलत है। जैसे इसमें देखिए, इसमें क्या दिया है, अवकल समीकरण। ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। बाई क्या है, 2x - 2y - 3 का हल होगा। तो इसमें से देख लीजिए, ये x और y के टर्म्स में है, जबकि यहाँ पर एक z दे दिया है। जबकि ये z नहीं है, बल्कि इसके जगह में क्या है, ये 2 है। ठीक है। अगर हम लोग 2 लेकर के सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा। और अगर हम लोग इसको 2 लेकर के सॉल्यूशन नहीं करते हैं, z लेकर के सॉल्यूशन करते हैं, तो हमारा जो होगा कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। क्योंकि देख लीजिए, ना तो पहला ऑप्शन में जेड है, ना तो दूसरा ऑप्शन में जेड है, ना तो तीसरा ऑप्शन में जेड है। और अब चलिए, डी अगर होता कि इनमें से कोई नहीं, तो चलो हम लोग ये बोलते कि इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन इसमें डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, मतलब सब कोई ना कोई एक होगा। तो इसमें से कहा जाए तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। और ये जेड की जगह में क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए, मैं जेड को 2 लेकर के मैं इसको बना दे रहा हूँ। तो किस तरह से बनाएंगे इसको हम लोग देखेंगे। मैं सारे क्वेश्चन का जो हल है वो आपको विथ एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। हर एक का एक्सप्लेन तो हो सकता है कि हर एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न देख लीजिए, है ना। पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, अवकल समीकरण है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड नहीं है, वो 2 है। बाई क्या है, 2x - 2y - 3। ठीक है। इसको हम लोगों को हल करना है। हल करने के लिए क्या करते हैं, x को x तरफ करते हैं, y को y तरफ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जब भी प्लस माइनस होता है ना, तो इसको हम लोग कोशिश ये करते हैं, या तो ये समघात होगा या तो समघात बनाना पड़ता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिसमें एक्स वाई को हम लोग टी मान करके दोनों को एक साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक्स माइनस वाई है। और अगर हम लोग नीचे में भी देखें, तो नीचे में 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस वाई होगा। तो एक्स माइनस वाई को हम लोग टी मान करके आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा एक बार और लिख लेता हूँ, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई माइनस क्या है, 2। बाई इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई माइनस क्या हुआ, 3। अब इसमें से एक्स माइनस वाई को क्या एज्यूम कर लीजिए, टी। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या ले लिए, टी। ठीक है। अब इसका एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर दीजिए, तो एक्स का अवकलन क्या हो गया, 1। वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इसको इधर ले आइए। तो 1 - dt/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या आया, 1 - dt/dx। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं तो इसके जगह में क्या आ जाएगा, 1 - dt/dx हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा x - y जो है, उसकी जगह में हम लोग क्या पुट कर दिए, t। तो t - 2 बाई क्या हो जाएगा, 2t माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, x को अलग कर लेंगे और y को अलग कर लेंगे, x को और t को, जी इसमें t के टर्म्स में आ गया, तो दोनों को अलग कर लेंगे। सबसे पहले डी टी बाई डी एक्स को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - t/-2 बाई 2t -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2t - 3 -t और +2 हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा, 2t - 3। ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स को एक तरफ कर लीजिए और टी को एक तरफ कर लीजिए। तो इधर क्या कर लीजिए, ले आइए dx और t वाले पद को इधर ले आइए t तरफ। तो t 2t - 3 बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में t माइनस क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। डी टी। अब क्या करिए, देख ही लीजिए, x तरफ x हो गया है, x तरफ x मतलब कुछ नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और t तरफ t हो गया। तो अब हम लोग इसका क्या कर देंगे, समाकलन करने पर। तो समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 dx, और इधर का समाकलन कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2t - 3 बाई क्या हो जाएगा, t - 1 dt। ठीक है। अब देख लीजिए, समाकलन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, नीचे का t का घात कितना है, 1 है। और ऊपर में t का घात क्या है, 1 है। तो कोशिश ये करते हैं कि हर के जैसा अंश को बना लेते हैं। ठीक है। और
ऐसा करने से आसानी हो जाएगा। तो वन का समाकलन क्या हो गया, एक्स हो गया। और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं सॉल्यूशन कर लेता हूँ, टू टी माइनस टू माइनस वन कर लेता हूँ। बाई क्या हो जाएगा, टी माइनस वन हो जाएगा डी टी। ठीक है, ताकि इसमें से टू कॉमन ले लूँ तो टी माइनस वन बच जाएगा नीचे के जैसा। तो यहाँ पर वन हो गया और यहाँ से टू कॉमन ले लिए और उसके बटे में डाल दिया, तो वन बचा डी टी। और माइनस क्या हो गया, वन अपॉन टी माइनस क्या हो गया, वन डी टी। ठीक है, अब इसमें से समाकलन कर लेते हैं, तो ये हो गया एक्स और टी वन का समाकलन क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, और यहाँ पर टी माइनस वन का क्या हो जाएगा, तो टी में देख लीजिए, टी के साथ में अगर हमारे पास समाकलन में एक्स प्लस ए होता है या माइनस ए होता है और एक्स के साथ में कोई कुछ गुणा नहीं है, तो इसका समाकलन होता है लॉग एक्स प्लस माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लॉग क्या हो जाएगा, ये टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद टी का वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो गया x इक्वल टू हो गया टू, और टी का वैल्यू क्या था, x माइनस वाई, माइनस क्या हो जाएगा लॉग, यहाँ पर हो गया x माइनस वाई माइनस क्या हो गया वन। लॉग वाले टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, बाकी को एक तरफ कर लीजिए। तो लॉग x माइनस वाई माइनस वन हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये टू एक्स में x जाएगा तो एक x बचेगा, तो x माइनस टू वाई बचेगा, और प्लस क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए लॉग एक्स माइनस वाई माइनस वन, एक्स माइनस टू वाई माइनस सी है, मतलब सी हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, है ना, अगर हम लोग उसको रिप्लेस करते हैं टू तब जा करके ना, अगर उसको जेड लेकर के बनाएंगे तो नहीं बनेगा, यहीं से फंस जाएंगे। यहाँ पर जेड लेंगे, तो जेड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री प्लस जेड हो जाएगा। तो उस सब कंडीशन में ये जो होंगे बनेंगे बनने को, लेकिन आंसर अलग आएगा, मतलब जो मैच नहीं खाएगा, कोई भी मैच नहीं खाएगा, नहीं बनेगा वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो चार ऑप्शन है उसमें से कोई मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स का परिसर ज्ञात कीजिए। हम लोगों को एक्स का रेंज ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए एक हम लोगों को प्रश्न दिया है, 15x माइनस टू बाई एक्स ग्रेटर देन जीरो, नहीं ग्रेटर देन वन दिया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 15x माइनस टू बाई एक्स ग्रेटर देन क्या है, वन है। ठीक है, अब इसका नीचे का एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 15x का वर्ग माइनस टू बाई क्या हो जाएगा एक्स, और वन को इधर ले आइए तो माइनस वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, ऊपर को फैक्टराइज कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गलत थोड़ी किया, हाँ माइनस एक्स टू बाई एक्स है ना, हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, अब इसमें से अलग कर लेते, इसको थोड़ा सा जमा के लिख लेते हैं, 15x का वर्ग माइनस एक्स माइनस टू बाई क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। अब देख लीजिए गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए 15 और दो को गुणा कर दीजिए तो माइनस तीन, तो गुणा करेंगे तो माइनस तीन आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो माइनस वन आना चाहिए, तो माइनस सिक्स और प्लस फाइव ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस टू बाई क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसमें से देख लीजिए पहला में कॉमन ले लीजिए, तो पहला में आ जाएगा 3x कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 5x माइनस टू। सेकेंड में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो वन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस टू, और बाई क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। अब इसके बाद क्या कर लीजिए, दोनों में कॉमन देख लीजिए, तो 5x माइनस टू हो गया, और एक क्या हो गया 3x प्लस वन हो गया, बाई क्या हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन क्या हो गया, जीरो। अब देख लीजिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, तो मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या होता है, अगर कोई भी प्रश्न आपको ऐसे दिया है, अलग अलग फैक्टर में एक्स माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, ऐसे अलग अलग टर्म्स में दिया है, ग्रेटर दिया दिया है या तो लेस दिया है, और जीरो लिखा है, तो उस कंडीशन में सबका ना क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, सबका क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इक्वल टू जीरो लेना है ना। जैसे x प्लस ए का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, तो x प्लस ए इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू माइनस ए। जिस नंबर को x का रखने पर वो जीरो हो जाए उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, माइनस बी, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, माइनस सी। अब इसको नंबर लाइन में ले लेना है। ठीक है, इसको नंबर लाइन में ले लेना है ना, और क्रम से लेना है ना। इधर क्या होता है,
प्लस इन्फिनिटी और इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। तो क्रम से ले लेना है, जो इन्फिनिटी तरफ है और जो माइनस इन्फिनिटी तरफ है। जैसे मान लेते हैं ये माइनस से इधर है, फिर माइनस भी आया और फिर इधर माइनस सी आया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर सीधा सा साइन लेना है, प्लस माइनस करके, है ना। तो यहाँ पर क्या, सबसे शुरू इधर से करेंगे ना, इस साइड से। तो यहाँ पर लेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर क्या लेना है, माइनस। अब देख लीजिए इसका आंसर। तो यहाँ पर अब प्रश्न को देखना है। अगर प्रश्न में ग्रेटर देन लिखा है, मतलब प्लस में अगर ग्रेटर देन लिखा है तो सारे पॉजिटिव नंबर को लेना है। अगर लेस देन लिखा है तो सारे नेगेटिव नंबर को लेना है। जो नेगेटिव नेगेटिव होंगे वो आंसर होंगे, अगर ग्रेटर देन लिखा है तो पॉजिटिव वाले आंसर होंगे। उसी प्रकार से इक्वल लिखा है, तो इक्वल लिखा है तो इंटरवल का उपयोग करते हैं। जैसे अगर केवल ग्रेटर देन लेस देन लिखा है तो उस समय हम लोग ओपन इंटरवल का उपयोग करते हैं, मतलब छोटा कोष्टक का। और अगर उसके साथ में इक्वल भी लगा है, ठीक है, तो उस समय उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, क्लोज इंटरवल का उपयोग करते हैं, मतलब बड़ा कोष्टक का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देख लीजिए, इसको मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ। अगर हम लोग इसका सीपी निकालें, क्रिटिकल पॉइंट निकालें, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। तो जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो 5x-2 = 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2/5 आ गया। इसका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। इसका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, है ना। मतलब सबका ना, हर का भी निकालना है, नीचे का भी निकालना है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आ गया, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास आ गया, 0 आ गया, है ना, 2/5 आ गया और -1/3 आ गया। ठीक है, अब इसको हम लोग नंबर लाइन में लिख लेते हैं। तो ये मैं एक ले लिया वास्तविक रेखा, और यहाँ पर क्या हो गया, इन्फिनिटी, और ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। अब इसको हम लोग दर्शा लेते हैं। तो दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या क्या लेना है, 0, फिर तो 0 को ले लेते हैं। तो ये हो गया 0, और 2/5 किधर होगा, इसके इस साइड होगा, 2/5 हो जाएगा, और इसके इस साइड क्या हो जाएगा, -1 बाई क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव क्या लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेना है। तो यहाँ पर इधर से स्टार्ट कीजिए। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया क्या, माइनस। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रेटर देन लिखा है। तो ग्रेटर देन लिखा है तो हमारा जो 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 नंबर पॉजिटिव है वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो ये वाला भाग पॉजिटिव है और ये वाला भाग पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए इक्वल लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो इक्वल नहीं लिखा है मतलब कि हम लोगों को सबको ओपन इंटरवल में लेना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x जो होगा वो बिलोंग करेगा क्या में, -1/3 से कहाँ तक, 0 तक, और यूनियन एक करेगा 2/5 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख लीजिए कौन सा है, जो -1/3 से 0 तक बता रहा है, और एक 2/5 से क्या है, इन्फिनिटी तक है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन तो गलत हो, पहला ऑप्शन में केवल एक बोला है कि 0.4 से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान। सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ देखिए, फोर्थ देख लीजिए, इसमें बोला है कि एक्स का मान -1/3 से 0 तक। इसका मतलब वही है, ओपन इंटरवल में चाहेंगे तो -1/3 से 0 लिख सकते हैं। अब देखिए ये, इसको भी अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या बोला है, एक्स ग्रेटर देन 2/5, मतलब एक्स का मान 2/5 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा कितने तक जाता है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को तो नहीं लेना है, ठीक है, तो ओपन इंटरवल ही लगता है। तो ये मतलब हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा देख लीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है 2019 लेक्चरर मैथ्स के एग्जाम में भी आया था, और उस समय उसका मैं सॉल्यूशन जो है वो करवा चुका हूं, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को देखा, आप अगर उसमें देखेंगे ना, तो उस वीडियो को तो मैंने बताया था कि साइन अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स लेते हैं और कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स लेते हैं, तो इसका अगर हम लोग इंटरवल ले लें 0 से लेकर के 2 पाई के, तो 2 पाई के बीच में इसका सॉल्यूशन कितना होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 होता है। जबकि देख लीजिए इसका कोई ऑप्शन 6 नहीं है ना, 5 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है और इन्फिनिटी दिया है। ठीक है, तो अगर हम लोग 0 से 2 पाई इंटरवल ले लेंगे तो 0 से 2 पाई इंटरवल में क्या होगा, 6 सॉल्यूशन ही होता है। ठीक है, ना तो 5 होता है, ना तो 7, ना तो 8, ना तो इन्फिनिटी। मतलब ये भी गलत है। अब देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं, और यहाँ भी मैं इसको आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में बता दे रहा हूँ, है ना, भिन्नात्मक भाग। ये जो सर्पिलाकार कोष्ठक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से बता दे रहा हूँ। एक एक मिनट।
चलिए, तो ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है वो ये कुछ इस तरह से होता है। सर्पिलाकार कोष्टक में हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, एक्स माइनस क्या होता है, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स लिखते हैं। ऐसे भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए इसका डोमेन और रेंज को देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका डोमेन देखेंगे, ठीक है, और रेंज देख लेते हैं, तो अगर हम लोग इसका डोमेन देखें, डोमेन मतलब एक्स का कौन सा वैल्यू जिसके लिए पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन हो। तो हम लोग इसमें एक्स का कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, आर। और अगर हम लोग इसका रेंज के बारे में बात करें, तो इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है मतलब पॉइंट वाले, तो ये जो होता है ये आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होता है। 0 इंक्लूड होता है और 0 से 1 के बीच में ही आते हैं। और 0 से 1 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, जो पॉइंट वाले नंबर, जैसे 0.75, 0.2354 9, ये सारे जो नंबर होंगे ये इसी के बीच में आएंगे। मतलब यही नंबर जो होते हैं इसके रेंज होते हैं, बाकी अलग रेंज नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका रेंज जो होता है वो फिक्स होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मेरे को निकालना है 7.323 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये वाला है ना, 0.23 को बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर 5 पॉइंट मान लो 95 लिख लिया, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0.95 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही देख करके आप फ्रैक्शनल पार्ट मतलब दशमलव वाले भाग को बोलते हैं बोल के ऐसे नहीं लिख देना है, माइनस में अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग माइनस वाले नंबर ले देते हैं, जैसे -5.95 ले लिया, तो यहाँ पर आपका जैसे 0.95 लिख देंगे तो ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, है ना, इसका अगर निकालेंगे तो 1 - 0.95 हो जाएगा, मतलब 1 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 05 हो जाएगा। ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऐसे होता है, या फिर यहाँ से इस फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं इस फॉर्मूला का उपयोग करूं इसमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माने 7.23। ठीक है, और ये हो गया 7.23, और 7.23 का अगर वो निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 7.23, और इसका हो जाएगा 7। ये इंटीजर को लेते हैं ना, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.23 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका अगर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा -5.95, और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे -5.95 का, तो इसका अगर हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो आपका -6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये +6 हो गया, और +6 माने इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 6.00, और ये हो जाएगा 5.95। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो गया 0.0, मतलब ये हो जाएगा 0.05। या फिर आसान सा तरीका ये है, जो दशमलव वाला भाग होता है उसको आप 1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सीधा से ये है कि दशमलव वाले भाग को क्या कर दीजिए, 1 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आ जाएगा वो माइनस वाले का ना। तो ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इस तरह से बनाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का डोमेन तो आर होता है, लेकिन रेंज जो होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, मतलब 1 नहीं होता, 0 से 1 के बीच में तो 0 होता है लेकिन 1 नहीं होता। अब 0 कैसे होता है उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नियम को बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, और कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकें। जैसे हमारे पास है 2 है ना, तो 2 का अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट निकालें तो 2 पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो इसको अगर हम लोग उस रूल में निकालें तो क्या होता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, तो क्या आ जाएगा, 0। या फिर इसका पॉइंट वाला भाग, तो इसका पॉइंट वाला तो है ही नहीं, तो सीधा सा बात क्या लिख सकते हो, 0। तो 0 इसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की एक और क्वालिटी है, जैसे यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बता दूं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करें, जैसे हमारे पास एक मान लीजिए अ, है 7.25 है, तो इसका हम लोग अगर क्या निकाल लेते हैं, इसका हम लोग निकाल लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये क्या आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। और उसी प्रकार से इसमें अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं, जैसे मैं 1 ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8.25 हो जाएगा।
तो भी उस कंडीशन में आपका 0.25 ही रहेगा। कहने का मतलब अगर हम लोग किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन में कोई नेचुरल नंबर को ऐड कर देते हैं, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो आपका चेंज नहीं होता है। नेचुरल नंबर माने 1 2 3 4 5 6 7 8 या होल नंबर लिख सकते हैं, जीरो भी ऐड करेंगे तो जीरो में तो वही होगा ना, इस कारण से नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर कोई भी नेचुरल नंबर को ऐड कर देंगे तो वो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो चेंज नहीं होता है, वही फ्रैक्शनल पार्ट देगा, है ना। जैसे मान लीजिए 0.32 है, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.32 ही रहेगा, तो इसमें अगर मैं 2 कर दूं तो भी 0.32 ही रहेगा, अगर मैं इसको 5 ले लूं तो भी 0.32 ही रहेगा। तो कहने का मतलब उसका फ्रैक्शनल पार्ट चेंज नहीं होता। यदि हम लोग उसमें क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, या नेचुरल नंबर को ऐड करने पर कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझिए। जैसे मैं उस क्वेश्चन वहाँ तो हल करवा चुका हूँ, मैं आप लोगों को और अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे लीजिए दिया है साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x दिया है और इक्वल टू कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x दिया है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा केयर कीजिए, यहाँ पर जो वैल्यू ले रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू लें तो x का वैल्यू तो हम लोग कोई भी रख सकते हैं। x का वैल्यू यहाँ पर क्या होता है, cos और sin के लिए तो बिलोंग क्या होता है, r होता है, मतलब उसका डोमेन r होता है। कहने का मतलब वहां पर डोमेन r लिख सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स बोला है कि आपको r नहीं लेना है, बल्कि 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 2 पाई के बीच में हम लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसके बाद इसका नंबर लेंगे तो ये हमको आउटपुट देगा, एक्स जो होगा वो हमको आउटपुट देगा, तो वो जो आउटपुट होगा मतलब इसका जो रेंज होगा, मान लेते हैं इसको इक्वल टू थीटा ले लिया, तो थीटा जो होगा वो आपका तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगा ना। किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। मतलब यहां से जो हमको आउटपुट मिलेगा वो 0 और 1 के बीच में ही मिलेगा। तो साइन इक्वल टू कॉस, और यहां पर मैं लिख दिया थीटा, और ये जो थीटा है, ये थीटा आपका बिलोंग कर रहा है कहां से कहां के बीच में, ये 0 से कहां के बीच में, 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम लोगों को देखना है। तो चलिए इसी को मैं थोड़ा सा अब बता रहा हूं, फिर आप लोगों को आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम लोग सामान्य ले ले, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू 1 ले सकता हूँ, तो यहाँ पर सीधा हो जाएगा, कॉस को इधर ले आइए तो साइन बाई कॉस, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब टेन 1 कितने का होता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ले लें तो यहाँ पर टेन क्या होता है, पाई बाई 4 का होता है। अब इसके तो बहुत सारे नंबर आएंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। मतलब ये दोनों इक्वल कब कब होते हैं, ये हमको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एन का मान 0 रखिए, तो 0 रखे तो पाई बाई 4 आया, माइनस तरफ भी रख सकते हैं ना, एन तो बिलोंग टू आई होता है ना, इंटीजर, कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं, है ना। तो पाई बाई 4 में होता है, 1 रखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई 4 में होता है, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 4 में होता है, ठीक है, 3 रखेंगे तो 3 पाई प्लस पाई बाई 4 में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास थीटा की एक क्वालिटी है, थीटा किसके बीच में बिलोंग कर रहा है, थीटा जो है वो 0 और 1 के बीच में ही है। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में कौन आता है, तो पाई बाई 4 आता है क्या, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14/4, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.78 हो जाएगा, मतलब ये बिलोंग करेगा। ये बिलोंग करेगा क्या, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए 3.14 हो गया और प्लस ये आ गया 0.7578 आ गया, तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा, मतलब यही चीज बिलोंग करेगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं इधर भी तो नेगेटिव साइड भी तो ले सकते हैं ना, माइनस तरफ, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो वो बोला है कि x जो है वो किसके किसके बीच में होना चाहिए, 0 और 2 पाई, मतलब आप ना 0 से 2 पाई, मतलब नेगेटिव साइड तो लेना ही नहीं है। ठीक है, इस कारण से मैं इस दर को ही बता दिया। कहने का मतलब केवल पाई बाई 4 ही एक ऐसा नंबर है जिसमें साइन और कॉस जो होंगे इक्वल होंगे। कब की स्थिति में, जब थीटा को हम लोग क्या लेते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन लेते हैं। बाकी कोई भी नंबर में ये इक्वल नहीं होगा। तो क्या केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सिखाया कि
पाई/4 में तो इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक समझ में आ गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल कब होते हैं, तो थीटा बराबर क्या पर होते हैं, पाई/4 पर। तो एक सॉल्यूशन ये हो गया, पाई/4 पर होगा। बाकी नंबर में तो वो इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा जो है ये अन्य और कोण नहीं है, बल्कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट मतलब क्या है, थीटा इक्वल टू अगर हम लोग ले लें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर भी तो तुम लोग ले सकते थे कि यहाँ भी तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, लेकिन इस फ्रैक्शनल पार्ट में वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दिया था ना ये थीटा के लिए किसके लिए इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग x के बारे में बात करें तो x का जो मान होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला ही नंबर। ठीक है, लेकिन एक क्वालिटी और होती है फ्रैक्शनल पार्ट की, अभी मैं आप लोगों को बताया। अगर थीटा का मान पाई/4 लेते हैं तो इक्वल होगा, लेकिन अगर थीटा का मान मैं पाई/4+1 ले लूं तो क्या ये दोनों इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। मतलब यहाँ पर थीटा का मान नहीं जी, एक्स का मान, सॉरी यहाँ पर थीटा का मान नहीं, यहाँ पर तो थीटा का मान लिखा हूं, लेकिन एक्चुअल में ये एक्स का मान है, ये सब एक्स के मान है। ठीक है, एक्स का मान अगर पाई/4 ले लूं, क्योंकि देख लीजिए यहाँ थीटा का मान पाई/4 क्यों आया, क्योंकि दोनों बराबर हो जाएंगे। थीटा इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, और एक्स को अगर पाई/4 लोगे, ठीक है, तो यहाँ पर पाई/4 ही बाहर आ जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जी, फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, पाई/4 ही आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉइंट वाला ही नंबर है ना, 0.78, और 0.78 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.78। मतलब यही आएगा, पाई/4 बाहर आ जाएगा, लेकिन अन्य नंबर को लेंगे तो अन्य आएंगे। तो केवल इसी पर ही बराबर होता है साइन। ठीक है, थीटा का मान अगर पाई/4 है, यहाँ पर एक्स का मान पाई/4 लेते हैं, तो थीटा का मान भी क्या आया, पाई/4, तो इसी पर बराबर आएगा, और अन्य पर बराबर नहीं आएंगे। तो क्या इसी पर आएंगे और अन्य पर बिल्कुल नहीं आएंगे? तो ऐसा मैं आप लोगों को एक अभी वो बताया कि अगर पाई/4 पर हम लोगों को एक्स का वैल्यू पाई/4 लिए, तो थीटा का वैल्यू भी क्या आया, पाई/4। अगर मैं एक्स का वैल्यू पाई/4+1 ले लेता हूं तो अगर इसको मैं सॉल्यूशन कर लूं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या लिया था मैं, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन एक्स लिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई/4+1। अभी मैं बताया ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब पॉइंट वाले नंबर है ना, तो वन को ऐड करेंगे, वन माने नेचुरल नंबर है, वन को ऐड करेंगे तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको आउटपुट क्या देगा, पाई/4 ही देगा। ठीक है, आपको आउटपुट क्या देगा, पाई/4 ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, तो केवल पाई/4 पर इक्वल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, पाई/4 पर इक्वल होगा, पाई/4+1 पर इक्वल होगा, पाई/4+2 पर इक्वल होगा, पाई/4+3 पर इक्वल होगा। ठीक है, पाई/4+5 पर इक्वल होगा, पाई/4+6 पर इक्वल होगा, पाई/4+7 पर इक्वल होगा। सेम सब में इक्वल आएंगे, +7 पर भी आएगा। ठीक है, +8 पर आएगा, 9 पर आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर पाएंगे। लेकिन हम लोगों को बोला है कि एक्स कहाँ कहाँ के बीच में बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 पाई। और 0 से 2 पाई माने, जीरो तो जीरो हो गया, 2 पाई माने क्या हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 रखोगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2, और ये 8, मतलब 6.28 आया। तो 6.28 तक कवर करेंगे। तो ये वाला तो आ जाएगा, ये इसको तो 0.78 है ना ये, तो 0.78, वन को ऐड करेंगे तो ये एक सॉल्यूशन ये हो गया, एक सॉल्यूशन ये हो गया। एक इसको भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं उसको देख लेते हैं। एक और भूल गया मैं, पाई/4+4 भूल गया हूँ ना, यहाँ पर 5, और ये हो गया 6, और पाई/4+7 ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये सारे नंबर है, 4 को भूल भूल गया। अब इसके बाद ये 6 सॉल्यूशन, और ये 7 नंबर का, 7 नंबर का होगा कि नहीं, देखो 5.78, तो ये तो बिलोंग कर जाएगा इसमें। अब देख लेते हैं ये 6, ये वाला कितना नंबर आएगा, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.78 आएगा। और 6.78 क्या बिलोंग करेगा 0 से 2 पाई के बीच में, तो नहीं करेगा, क्योंकि 2 पाई मतलब क्या है, 6.28 है, जबकि ये 6.78 है, ये बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ये वाला सॉल्यूशन नहीं ले सकते, इससे ज्यादा के सॉल्यूशन को भी नहीं ले सकते। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, और क्या हुआ, 6 हुआ। मतलब 6 सॉल्यूशन से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब केवल इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 6 सॉल्यूशन ही होंगे। ठीक है जी, मतलब इसके 6 सॉल्यूशन ही होंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है,
इसके बाद देख लेते हैं, देख लीजिए इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 6 ही सॉल्यूशन होगा। मतलब इसका केवल 6 ही सॉल्यूशन होगा, 6 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं, या फिर मैं उस वीडियो में बताया था उस विधि को भी एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे उसमें मैं क्या किया था, ऐसे किया था, देख लीजिए। ठीक है, हमारे पास प्रश्न क्या है, तो प्रश्न है हमारे पास साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x इक्वल टू कॉस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन x दिया है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना था, तो सॉल्व करने का तरीका के लिए मैं क्या किया था, यहाँ पर x को अलग अलग ले लिया था। ठीक है, अगर x का वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में हो, पहला कंडीशन। x का वैल्यू जो है 0 से किसके बीच में हो, 1 के बीच में हो। तो 0 से 1 के बीच में पॉइंट वाले आते हैं, और पॉइंट वाले का फ्रैक्शनल पार्ट अभी बताया पॉइंट ही होता है, वही होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर x को हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस एक्स। और इंटू 1 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई/4, अन्य को नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा सॉल्यूशन, अगर हम लोग x को, x का जो मान है वो 1 से 2 के बीच में ले लें। x का मान किसके बीच में ले लें, 1 से किसके बीच में ले लें, 2 के बीच में ले लें। तो अगर 1 से 2 के बीच में ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आ जाएगा 1 से 2 के बीच में लेंगे तो 1 पॉइंट मान लीजिए 1.2 आया। ठीक है, तो इसका क्या आता है, 0.2 आता है। अब 0.2 निकालना है तो एक और तरीका है, 1.2 में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 1 और 2 के बीच में x-1 लेते हैं। x माइनस क्या लेते हैं, 1, या फिर इसका महत्तम पूर्णांक फलन एक होगा। एक और दो के बीच में महत्तम पूर्णांक कौन होगा, एक होगा, मतलब एक घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन, उसके जगह में x-1 लिख सकते हैं, और cos क्या लिख सकते हैं, x-1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि x जो होता है अगर इन दोनों के बीच में हो तो उसको हम लोग x-1 लेते हैं। ठीक है, x माइनस क्या लिया जाता है, 1। जैसे यहाँ पर अभी मैं बताया ना, जैसे 1.2 है तो सीधा 1.2 माइनस 1 मतलब 1, 0.2, और 0.2 इसका फ्रैक्शनल है, तो इस तरह से किया जाता है। तो इंटू इसको भी 1 करके करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर सेम 1 का वैल्यू 1 जो होगा वो किसका वैल्यू है, पाई/4 का। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया, पाई/4 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जो है, ठीक है, एक्स का वैल्यू जो है, एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 और 3 के बीच में ले लें, ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा पाई/4 प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 3 और 4 के बीच में लेने पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा पाई/4 प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में लोगे ना तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, 2 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एक्स को। ठीक है, इस कंडीशन में एक्स को किस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 में, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 और 5 के बीच में लेंगे तो ये हो जाएगा पाई/4 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और 5 और 6 के बीच में लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई/4 प्लस 5 हो जाएगा। सॉरी, एक्स इक्वल टू ना, और फिर उसी प्रकार से 6 और 7 के बीच में लेंगे तो, ठीक है, 6 और 7 के बीच में लेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा पाई/4 प्लस 6। अब यही बोला था पाई/4 प्लस 6 तो बिलोंग नहीं करता है, किसके बीच में बिलोंग नहीं करता, अभी समझाया था 0 और 2 पाई के बीच में। जबकि इसमें फिक्स बोला है 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब ये कैंसिल है, आगे नहीं बढ़ सकते, और आगे सब कैंसिल है। तो टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, एक तो यहाँ से ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठवा। मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 6 होंगे, 6 से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर हम लोग इस दृष्टि से देखें, ये वाला भी क्वेश्चन क्या है, हमारा मिस्टेक दिया है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया है ना, टोटल सॉल्यूशन जो होगा वो 4, 5 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, इन्फिनिटी दिया है। तो ये तो हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से अगर ये जो अंतराल है, अंतराल को अगर चेंज करके देगा, देख लीजिए, अंतराल को अगर चेंज करके देता है तो भी आप लोग ना, इस ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं और ऐसा लगता है कि इसको बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये बहुत इजी है। एक बार अगर इसको पढ़े रहेंगे ना तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अगर अंतराल जो है एक्स का, आपका अंतराल जो है वो आपका दिया है 0 से 3 पाई दिया है। ठीक है, 0 से कितना दिया है, 3 पाई, तो भी उस कंडीशन में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, एक तो पाई/4 होगा, साइन और कॉस इक्वल दिया है ना, पाई/4 प्लस 1 होगा। ठीक है,
प्लस 2 होगा, पाई/4 में ना, प्लस 3 होगा, प्लस 4 होगा, प्लस 5 होगा, प्लस 7 होगा, नहीं 6 होगा, प्लस 7 होगा, प्लस 8 होगा, प्लस 9 होगा, प्लस 9 होगा, प्लस 10 होगा, ठीक है, प्लस 11 होगा। ये सारे होंगे, लेकिन हमको चेक करना है। इंटरवल दिया है 3 पाई, तो 3 पाई माने क्या होता है, 3 × 3.14, तो ये हो जाएगा 9.42। अब 9.42, तो यहाँ पर 9 प्लस पाई/4 को देखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस इसका वैल्यू तो 0.78 आता है, मतलब 9.78 आ गया। मतलब 9 प्लस को भी आप नहीं ले सकते, 10 को तो बिल्कुल नहीं ले सकते। तो ये सॉल्यूशन हो जाएंगे। मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर x का वैल्यू आपका 0 से 3 पाई के बीच में दिया है, तो उस कंडीशन में आपका कितना हल हो जाएगा, इसका 9 हल हो जाएगा। तो इस तरह से अगर 0 से 3 पाई वाला भी आएगा तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीबी का है, मतलब ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोला है, मिनिमम जेड निकालना है हम लोगों को। जेड का मिनिमम निकालना है 2x - 10y के प्रतिबंधों के लिए। यहाँ पर दो प्रतिबंध हमको दिया है, और यहाँ पर बोला है एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है ना। तो जेड का ऑप्टिमम वैल्यू निकालना है, इष्टतम मान निकालना है हम लोगों को, मतलब मिनिमम जेड निकालना है। जेड का मिनिमम मान क्या होता है, ऑप्टिमम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्या क्या दिया है उसको मैं थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दिया है जेड कितना दिया है, तो जेड इक्वल टू दिया है 2x - 10y। 2x माइनस किया है 10y है। ठीक है, और पहला असमीका है x - y। फिर क्या दिया है, x - y, हाँ, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 दिया है, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। और एक असमीका दिया है x - 5y ग्रेटर देन, x - 5y ग्रेटर देन इक्वल देन -5 दिया है। ठीक है, और एक चीज और दिया है इसमें, x जो है ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है, और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। ठीक है, तो जब भी x और y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होता है, तो इसका अगर सॉल्यूशन देखेंगे ना, हम लोग आपस में बनाते हैं, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश जो होता है इसका सॉल्यूशन होता है, इन दोनों का। बाकी इन दोनों के लिए अभी नहीं ना, इन दोनों के अगर सॉल्यूशन देखोगे तो ये हमारा पहला चतुर्थांश इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, मतलब पहला चतुर्थांश का ही भाग को लिया जाता है, बाकी ये सारे नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब अक्ष में लोगे तो पहला ये वाला। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं, इसको हम लोग बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ पहले खींचना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू लेते हैं। तो x - y इक्वल टू क्या ले लिए, 0। तो यहाँ पर आ गया x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो x इक्वल टू y का ग्राफ बनता है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा। ये कहाँ से जाती है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, जाने वाली रेखा है। ठीक है, मतलब ये ऐसा जाता है, आपको ये पता होना चाहिए ना, x इक्वल टू वाई का। ठीक है, और ये वाला एक ग्राफ पता होना चाहिए, और एक ये वाला याद रख लीजिएगा। फिर सारे जो एलपीबी के सवाल हैं वो बन जाएंगे, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, अंतःखंड वाला। तो अंतःखंड वाला हम लोग ऐसे काटते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं a और इसको बोलते हैं b, है ना। ये जो a होता है ये x अक्ष का अंतःखंड कहलाता है, और b जो होता है वो y अक्ष का अंतःखंड। तो ये दोनों रेखा बनाना आपको आना चाहिए। बाकी जो समीकरण होंगे हम लोग ऐसे बनाएंगे, और चूंकि ये इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 वाले को हम लोग हमेशा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होता है। और चाहेंगे तो इसका आप सारणिक भी बना सकते हैं। जैसे इसका सारणिक बनाना चाहेंगे तो ऐसे बना सकते हैं आप, है ना, एक्स और वाई का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y 1 आएगा, 2 लेंगे तो 2 आएगा, 3 लेंगे तो 3 आएगा, -1 लेंगे तो -1 आएगा, 0 लेंगे तो 0 आएगा, 0 भूल गया, 0 लेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से आप लोग ना बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें ना हम लोग ना एक चीज और करते हैं, जब ये ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग ना बिंदु को चेक करते हैं, मतलब इसका सॉल्यूशन। क्योंकि इसमें सॉल्यूशन जो होता है पूरा एक प्लेन होता है, बहुत सारे पेयरिंग आप पॉइंट होते हैं, है ना। केवल एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो पूरे प्लेन में होते हैं, एक्स वाई प्लेन में मौजूद होते हैं। तो कौन सा होता है उसके लिए देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक याद रखना, चेकिंग पॉइंट। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। इसमें ना जांच के लिए एक बिंदु का उपयोग करते हैं, है ना। चेकिंग पॉइंट लिख सकता हूँ मैं, चेकिंग पॉइंट लिख देता हूँ। ठीक है, सी पॉइंट। चेक करने के लिए हम लोग एक पॉइंट का उपयोग करते हैं, और वो पॉइंट अक्सर हम लोग उपयोग करते हैं 0 0। जबकि कोई गारंटी नहीं है कि आप 0 0 उपयोग करो, कोई भी बिंदु का आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, और ये पॉइंट की खासियत ये होती है कि अगर हम लोग
जीरो जीरो का उपयोग करते हैं। किसी स्टेटमेंट में कोई भी जो कथन होता है उसमें जीरो जीरो का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू आता है, अगर वो कंडीशन ट्रू आता है तो उसका जो आंसर होता है वो मूल बिंदु की ओर होता है। उस कंडीशन में उसका आंसर किधर होता है? मूल बिंदु जिधर है उधर ओर होता है, मूल बिंदु की ओर होता है। ठीक है, और अगर ये फॉल्स आया, अगर ये चेक करते हैं और वो फॉल्स आया, तो वो जो आंसर होता है वो विपरीत दिशा में होता है उसके। जिधर ये बिंदु है उसके जस्ट किधर दिशा में होता है? विपरीत। और हमेशा मूल बिंदु का उपयोग करते हैं। अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि मूल बिंदु हमको आसानी से दिखता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट मूल बिंदु से पास हो, तो उस कंडीशन में हम लोग मूल बिंदु का उपयोग ना करके अलग कोई भी बिंदु का उपयोग कर लेते हैं। जैसे इस रेखा के लिए आप उपयोग नहीं कर सकते। ये जो येलो कलर का रेखा रेखा दिया हूँ इसके लिए आप ना मूल बिंदु चेकिंग पॉइंट नहीं कर सकते। इस रेखा के लिए कर सकते हैं क्योंकि इस रेखा में देख लीजिए मूल बिंदु इधर है, तो मूल बिंदु दिख रहा है। तो अगर ट्रू आया तो इसका आंसर इस साइड आएगा मूल बिंदु की ओर, और अगर यही चीज फॉल्स आया तो इसका जो आंसर होगा वो उसके विपरीत साइड होगा। ठीक है, और जब इक्वल टू लिखा रहता है तो इक्वल टू लिखा है तो ये रेखा भी आपका आंसर होता है। ठीक है, और इक्वल टू नहीं लिखा है तो वो रेखा आपका आंसर नहीं रहता है। मतलब ये जो रेखा हम लोग खींचते हैं ना, वो भी आपका आंसर होता है। ठीक है, और मूल बिंदु से जाने वाले को ऐसे नहीं किया जाता, तो उसके लिए कोई भी पॉइंट का उपयोग कर सकते हैं। तो एक्स अक्ष के पॉइंट का उपयोग कर लीजिएगा। जैसे एक्स अक्ष में तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं ना, जैसे यहाँ पर लिख लूंगा तो यहाँ पर 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। आपको बस पता होना चाहिए वो पॉइंट कहाँ पर है। ठीक है? 40 होगा, ये सारे का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ वाले बिंदु, यहाँ वाले बिंदु, यहाँ वाले बिंदु का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग चूँकि ये ग्राफ को हम लोग ना फ्री हैंड खींचे रहते हैं, तो हमको ये पता नहीं रहता है कि ये जो पॉइंट कोई लिए वो इस पार है कि इस पार। आपको फिक्स पता होना चाहिए कि वो पॉइंट किस पार है, तब जाकर के उसका उपयोग करेंगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर वो कंडीशन को लेते हैं और वो स्टेटमेंट अगर ट्रू आता है, तो उसका आंसर जो होता है जिस पॉइंट ले रहे हैं, जिधर वो पॉइंट ले रहे हैं उसकी ओर होता है। और अगर वो फॉल्स आया तो उसके विपरीत दिशा में होता है, उधर नहीं होता, उसके जस्ट अपोजिट साइड का भाग आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर आ गया x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, और इसका सी पॉइंट ले लेते हैं। तो इसका चेकिंग पॉइंट मैं ले लेता हूँ 50 ले लेता हूँ। कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई थोड़ा दूर वाला नंबर लीजिए ना, क्योंकि ये रेखा है मतलब इधर वाला नंबर लीजिए। तो चेकिंग पॉइंट ये ले लिए, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या था? एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो। इक्वल को लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसमें चेक करना रहता है। तो यहाँ पर 50 मतलब एक्स का वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो 5 ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये कंडीशन क्या आया हमारे पास? ट्रू आया। ठीक है, तो ये वाला हमको ट्रू बता रहा है, मतलब इसका आंसर जो होगा 50 जिधर है उधर होगा। इसको बस याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और रेखा दिया है, उसको लिख लेते हैं। नेक्स्ट रेखा क्या दिया था? एक्स माइनस 5 वाई ग्रेटर देन इक्वल देन -5 था मेरे ख्याल से। देख लीजिए तो। हाँ, एक्स माइनस 5 वाई ग्रेटर देन इक्वल देन -5 दिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग रेखा पहले ग्राफ खींचने के लिए बनाएंगे तो इक्वल ले लीजिए। तो x-5 इक्वल टू क्या हो गया? -5। अब -5 का डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा x/-5, यहाँ प्लस हो जाएगा y/, या फिर ऐसे कर सकते हैं, है ना? -5 कट गया तो यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। -5 या फिर आप सीधा पूरा भी कर सकते हैं, जैसे समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर ये आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हो जाएगा -5 y बाई क्या हो गया? -5, और ये हो गया -5/-5, या शॉर्टकट कर सकते हैं जी, इतना आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, लेक्चरर हैं। तो y बाई क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब इसका ग्राफ कहाँ बनेगा? तो x का वैल्यू -5 बनता खंड है, और y का क्या है? 1 है। तो वहां पर हम लोग खींचेंगे। तो चलिए हम लोग इसका फ्री हैंड डायग्राम खींच लेते हैं। तो चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो यही बना लेते हैं। ये ले लिए, एक रुक लीजिए। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, अक्ष बना ले रहा हूँ। ठीक है, इधर बना लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका ऐसे। ठीक है, ले लेते हैं येलो कलर। ठीक है, अब देखिए इसमें से एक रेखा क्या गया था? तो एक रेखा तो मूल बिंदु से गया था। तो मूल बिंदु कौन है? दिख रहा है यहाँ पर, मूल बिंदु ये वाला है। यहाँ से जाने वाली एक रेखा बना लेते हैं। एक रेखा ऐसे करके, ये आप ना फ्री हैंड खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
एक मिनट, ये आ क्यों नहीं रहा है? ये आगे तो मैं रुकिए, चलिए मैं फ्री हैंड ऐसे ही खींच देता हूँ। ये आ नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, एक मिनट, इसको हटा रहा हूँ ना। चलिए, इसको मैं अब हाथ से ही खींच दे रहा हूँ ना, थोड़ा टेढ़ा होगा, देख लीजिएगा, ऐसे पेपर में आएगा तो ऐसे ही शॉर्ट खींचना है। ये हो गया आपका ये वाला रेखा। x इक्वल टू क्या का, y का। इसका चेकिंग पॉइंट क्या लिए थे, 50 लिए थे। हमको पता है 50 इधर है, तो इसका आंसर तो फिलहाल नीचे तरफ है। इसका याद रखिएगा ना, इसका आंसर किस साइड आया है। तो इसका आंसर जो होगा वो नीचे साइड। और दूसरा चीज बोल दिया है यहाँ पर, सबसे पहली बात ये है x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो, मतलब हम लोगों को पहला अक्ष का ही उपयोग करना है। क्योंकि मैं अभी बताया था कि उसका जो आंसर होगा वो यही का ही होगा। ठीक है, तो हम लोग केवल किसका उपयोग करेंगे, पहला अक्ष का उपयोग करेंगे, तो इधर को और नहीं देखेंगे, तो ये आंसर हो गया। कॉमन को आंसर लेते हैं ना, कॉमन जो जगह होता है उसको। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा रेखा ले लेते हैं। तो दूसरा रेखा कहाँ से कहाँ के बीच में है, तो देख लीजिए, यहाँ पर दिया है -5। ठीक है, और एक वैल्यू क्या है, 1 दिया है y में 1 है ना। तो यहाँ से जाने वाली एक रेखा है, तो मैं खींच देता हूँ। ये हो गया मान लीजिए, तो ये इंटरसेक्ट किया, तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट का मान निकाल लीजिए, तो दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये क्या है, x-5y इक्वल टू -5 है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये वाला इंटरसेक्ट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें मैं सी पॉइंट नहीं लिया, चेक नहीं किया इसको। चलिए इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसमें तो मूल बिंदु का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास क्या स्टेटमेंट था, x-5y ग्रेटर देन क्या था, -5। इक्वल लेने की जरूरत नहीं है, चेक करेंगे तो। ये हो गया 0 0, ये हो गया -5। तो 0 ग्रेटर देन -5 ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी ट्रू है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो किधर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो मूल बिंदु माने किधर होगा, नीचे की ओर। तो इसका भी आंसर किधर आया, नीचे की ओर आया। ठीक है, अब देखिए ये वाला भाग आएगा क्या, तो नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला देखिए, जो लाल रेखा है उसके नीचे में आंसर है ना, इसके ऊपर में थोड़ी है, तो कॉमन एरिया ये वाला आएगा। तो हमारे पास जो कॉमन एरिया आएगा वो इस तरह से आएगा। मैं उसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, अलग कलर ले रहा हूँ थोड़ा सा। एक मिनट, चलिए ये कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला हिस्सा हमारा आंसर है। ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, आंसर है। मतलब ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कॉमन यही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो व्हाइट रेखा था उसके नीचे वाला आंसर था। ठीक है, और रेड लाइन के नीचे वाला आंसर था, तो इसके ऊपर में तो ये वाला भाग भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसमें देख लीजिए, ये आपका क्या बोलते हैं, बंद बना क्या, क्लोज, क्लोज पाथ बना क्या, तो नहीं बना है, ये ओपन पाथ बना है ना। ये जो डायग्राम बना है ये ओपन है, देख लीजिए खुला है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसके शीर्ष मिल जाएंगे। इसका ये वाला पॉइंट क्या है गया, 0 0। ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, दोनों समीकरण को आ जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पर y रख दीजिए, तो ये हो जाएगा y-5y इक्वल टू -5 आ जाएगा। शॉर्टकट कर रहा हूँ, तो y का मान आ जाएगा -5/4 आएगा ना। हाँ, -5/-4 आ जाएगा, तो कुल मिला के 5/4 आ जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 5/4। तो y का वैल्यू 5/4, मतलब x का वैल्यू भी तो बराबर है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/4, और y इसका वैल्यू भी क्या आ गया, 5/4। कटिंग पॉइंट को निकालना है तो दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा। तो दो पॉइंट हमारे पास बने, एक पॉइंट तो ये बना, ए मान लेता हूँ, और एक पॉइंट बी बना, तो इन दोनों का मान को रख लेते हैं। जो आपका मिनिमम वैल्यू देगा वही आपका मिनिमम होगा। तो जेड का हमारे पास क्या दिया है, जेड हमारे पास दिया है 2x-10y, है ना। तो यहाँ पर रख लेते हैं, तो 0 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और जेड का मान रख देते हैं 5/4, और 5/4 रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो जेड का मान आ जाएगा 2 × 5/4, मतलब ये हो जाएगा 10/4, माइनस ये हो जाएगा 50/4, रख लीजिएगा। कुल मिला के -40/4 आया, तो ये आ गया -10। तो -10 ही इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, -10, तो ये -10 इसका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा लंबा लंबा लग रहा है, लेकिन ये है कि मैं इसको आप लोगों को समझाते जा रहा हूँ ना, ताकि अगर आप लोग ना शुरू से भी नहीं जाना है तो भी आप इसको बना पाए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये भी आपका एलपीपी का ही है ना। असमीका दिया है, दो असमीका दिया है,
और इसका धनात्मक क्षेत्र का शीर्ष नहीं है बोला है। कौन धनात्मक क्षेत्र का शीर्ष नहीं है उसको चेक करना है बस इसमें। और इसमें भी वही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल देन क्या दिया है 0। तो इसको तो मैं यही कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं पहला क्वेश्चन को समझा दिया, मतलब आप इसको जान जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें देख लीजिए, इसको अगर समीकरण बना देंगे तो समीकरण के लिए क्या ले लीजिए, 6 का डिवाइडेड कर लीजिए, तो x/3 होगा, y/3 होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। और इसका सी पॉइंट ले लीजिए, 0 0 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं। चेकिंग पॉइंट तो यहाँ पर हो जाएगा 0 + 0, और ये हो जाएगा ये वाला सिंबल 6, मतलब इसको पढ़ेंगे तो 6 जो है बड़ा है 6 से, बिल्कुल ये ट्रू होगा। ठीक है, ट्रू कंडीशन होगा। ठीक है, इसमें भी सी पॉइंट ले लेता हूँ, तो फिर इधर बना देता हूँ इसका। तो इसमें 15 का डिवाइड कर लीजिए, तो x बाई कितना आ जाएगा 3, और y बाई क्या हो जाएगा 5, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें अगर सी पॉइंट 0 0 लेते हैं, इसका सी पॉइंट क्या ले लिए 0 0, तो इसमें भी ले लीजिए, तो 0 + 0 हो जाएगा लेस देन 15, मतलब ये ऐसा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 जो होगा 0 से बड़ा है। सही है कि गलत है? ये भी सही है। 15 जो होता है वो बड़ा होता है, इधर वाला भाग बड़ा होता है ना, तो 15 बड़ा होता है, मतलब ये भी क्या है, ट्रू है। तो इसका भी आंसर क्या है, मूल बिंदु की ओर, और इसका भी आंसर क्या है, मूल बिंदु की ओर। अब दोनों का ग्राफ खींच लेते हैं, और इसमें x ग्रेटर देन y, y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 दिया है, मतलब पहला चतुर्थांश। ठीक है, तो सीधा सा इसका ग्राफ खींचेंगे तो शॉर्ट ही ऐसे ही बन जाएगा, देख लीजिए। ये हो गया, फ्री हैंड खींच देता हूँ, ये हो जाएगा आपका। और हम लोगों को तो पहला चतुर्थांश लेना है जी। ये हो जाएगा x, ये हो गया y, यही वाला भाग। तो एक वैल्यू क्या दिया है, 3 है, x का वैल्यू 3 है, और y का वैल्यू कितना दिया है पहला में, हाँ पहला में गलत किया हूँ ना, अगर 6 से डिवाइड करेंगे ये 2 होगा, ये 2 होगा, 3 और 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, 2 आएगा, तो मैं खींच देता हूँ फिर लिखूंगा ना, क्योंकि टेढ़ा वेढ़ा जाएगा। तो ये मान लीजिए 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। एक रेखा हो गया, और एक रेखा कहाँ से जा रहा है, 3 और क्या है 5 से। तो 3 x अक्ष का 3 है, और y अक्ष का क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको अब मैं खींच लेता हूँ, ये मान लीजिए 5 है, और ये चला गया। ये इंटरसेक्ट पॉइंट यहीं पर है, समझिए ना, है ना। क्या है कि फ्री हैंड ऐसे खींचा हूं तो थोड़ा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, समझ जाइएगा, यही है। तो ये हो गया 3, और ये वाला हिस्सा क्या आ गया 5। अब देख लीजिए, इसका पीला वाला जो लाइन खींचा हूँ उसका आंसर किधर है, इधर है ना। इसका जो आंसर है वो भी किधर है, इधर है। ठीक है, मूल बिंदु की ओर है ना, तो कॉमन एरिया कौन सा आएगा, ये तो कॉमन एरिया नहीं आएगा, तो ये वाला हिस्सा कॉमन आएगा, देख लीजिए। दोनों का आंसर किस में होगा, तो ये जो भर रहा हूं ना, ये वाला एरिया आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके शीर्ष देख लीजिए, तो ये एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, और एक शीर्ष ये हो गया। मतलब क्या हो गया, 0 0, ये हो जाएगा 3 0, और ये हो जाएगा आपका 0 2। ठीक है, तो तीनों ही धरा इसके शीर्ष हैं। ठीक है, मतलब ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, मतलब इसके मतलब इस शीर्ष हैं ये ना, ये सारे शीर्ष हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक समाकलन का है। ठीक है, पाई/4 से क्या दिया है, 3 पाई/4 दिया है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, पाई/4 टू 3 पाई/4। ठीक है, और दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या दिया है, कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स कॉट एक्स दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स होता है। या आप नहीं, माइनस कोसेक एक्स नहीं होता, मैं गलत लिखा हूं ना, कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स, क्योंकि माइनस कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, और इसका हो जाएगा, इसका होता है माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, कोसेक एक्स या कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है, कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो इसका समाकलन ये होगा, माइनस कोसेक एक्स हो गया। कहां से कहां तक है ये, पाई/4 से लेकर के कहां तक है, 3 पाई/4 तक। ठीक है, ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत गलत करते हैं, क्योंकि वैल्यू आपको पता होना चाहिए ना, कौन कौन से मान में जो है बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, तो यहाँ पर अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले 3 पाई/4 रख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 3 पाई/4 माइनस हो गया कॉट 3 पाई/4। ठीक है, प्लस हो जाएगा कोसेक 3 पाई/4। ठीक है, फिर माइनस हो जाएगा माइनस कॉट पाई/4, और ये हो जाएगा प्लस कोसेक पाई/4। ठीक है,
अब देखिए 3 पाई बाई 4 का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, बाकी तो पाई बाई 4 का पता है। कॉट पाई बाई 4 का क्या होता है, 1 होता है। कोसेक पाई बाई 4 का वैल्यू तो साइन पाई बाई 4 का जस्ट उल्टा, 1/√2 का √2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 पाई बाई 4 का निकाल लेते हैं, तो कॉट अगर हम लोग 3 पाई बाई 4 का निकालेंगे, ठीक है, तो इस 3 पाई बाई 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 180 को हटाओगे तो माइनस कॉट पाई बाई 4 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये कौन से चतुर्थांश है, द्वितीय, और द्वितीय में कॉट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से कोसेक का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, पाई को हटाने पर चेंज नहीं होता तो कोसेक का कोसेक ही रहेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा। रीजन ये द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, और साइन के साथ में कौन पॉजिटिव होता है, कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, तो ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, आपका √2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबका वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं, तो अगर मैं इसका वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -1, तो माइनस माइनस का +1 हो गया, और ये आपका +√2 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस है बीच में, और यहाँ पर आ गया 1, तो ये -1 हो गया, और ये +√2 हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1 +√2 माइनस माइनस का प्लस हो गया, +1 -√2, तो √2 कैंसिल, 1 का क्या हो गया 2, तो 2 हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। छठवां देखते हैं। ठीक है, छठवां क्वेश्चन सरल दिया है। छठवां क्वेश्चन बोला है, यही से आप इसको बना सकते हैं। बोला है कि रेखा का दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए, तो रेखा का दिक्कोज्या निकालना है, तो इसका हम लोग सबसे पहले ना मूल रूप में लिख लेते हैं। तो रेखा इस तरह से होता है, x-x1/a, ठीक है, बराबर y-y1/b, बराबर क्या होता है, z-z1 बटा क्या होता है, c होता है। ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, है ना। डायरेक्शन हमको कोसाइन निकालना है, इसको दिक् अनुपात कहा जाता है। ये जो एबीसी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिक् अनुपात बोलते हैं। लेकिन अगर ये इस फॉर्म में रहे तो, ठीक है, एक्स में कोई भी गुणा नहीं होना चाहिए, एक्स वाई जेड में। तो यहाँ पर देख लीजिए, वाई में 2i दिख रहा है, और यहाँ पर जेड बाद में है, तो इसको हम लोग मूल रूप में बनाएंगे तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कर लीजिए, x+2/2 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया y-7/2 बाई क्या हो जाएगा 6। ठीक है, और इसको कटा दीजिए, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर z-5 कर लेते हैं और -6 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, नीचे अंतःखंड आ गया 2 3 6, -6, 2 3 क्या आ गया, -6। तो इसका दिक् अनुपात क्या आ गया, ए बी सी का मान 2 3 और सी का मान क्या आ गया, -6। अब हम लोगों को दिक्कोज्या निकालना है। दिक्कोज्या मतलब एल एम एन, तो एल एम एन का फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, ए बाई क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 4 धन 9 धन क्या हो जाएगा 36। तो जोड़ेंगे तो 49, 49 से क्या निकला 7। तो सब में वही होता है, m का क्या होता है, b बटा इतना होता है, और n का क्या होता है, c बटा होता है। तो कुल मिला के ये आ जाएगा 2/7 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, और एक हो जाएगा ऋण 6 बटा क्या हो जाएगा 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देख लीजिए। पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, 7 बटा दिया है, तीसरा भी गलत है, चौथा सही है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन 2019 के भी रिपीट हुए हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, ये भी 2019 में आपका आया था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो है ये 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा का क्या होता है, 2 cos² थीटा/2। बस इसको याद कर लीजिए, फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, उसमें तो बताया हूँ डिटेल से, आप यहाँ से शॉर्ट थोड़ा सा कर देता हूँ ना। ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी बनाए। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + cos कितना होगा, 8 थीटा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और cot 8 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 cos² 8 थीटा/2, मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये रूट में होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला है ना, अभी ये वाला बन रहा है, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, तो यहाँ से आपका एक 2 बाहर निकलेगा, और कॉस कितना बचेगा, 4 थीटा बचेगा। अब ये 2 है, +2 यहाँ पर आ जाएगा, इसके सामने में क्या हो जाएगा, +2 और रूट ये वाला है, ये वाला हिस्सा आ गया। तो यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो सेम वैसी होगा, 2 एक बाहर आएगा और cos 2 थीटा हो जाएगा।
उसी प्रकार से ये लास्ट वाला है ना, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, 2 + 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 cos² थीटा हो जाएगा। देख लीजिएगा, बाई टू, 2 थीटा का बाई टू करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो एक बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, 2, और क्या बचेगा, cos थीटा। तो 2 cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, मतलब हमारा ऑप्शन ए ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर बना सकते हैं, एक ही फॉर्मूला का यूज हुआ और इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें दिया है, यदि ये जो रेखा है दीर्घवृत्त इतने की स्पर्श रेखा है, तो इसमें से कौन सा सही होगा उसको हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं कि दीर्घवृत्त का स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे बना लेते हैं हम लोग, क्या बना लेते हैं, दीर्घवृत्त बना लेते हैं। थोड़ा सा आपको अ, वो करवा देता हूँ, फीलिंग करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया, ऐसे ही बनाऊंगा, देख लीजिएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। ये हो गया दीर्घवृत्त, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी। अब मान लेते हैं कोई एक स्पर्श रेखा ले लेते हैं, यहाँ से, जैसे यहाँ से जाने वाली, ठीक है। तो ये जो स्पर्श रेखा का मान लेते हैं पॉइंट क्या ले लिए, x1 y1 ले लिए, तो इसका समीकरण होता है, इसका सूत्र होता है, ठीक है। और वो होता है x1/a² प्लस y1/b² इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। बस इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, x1 क्या होता है, a² प्लस y1/b² इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और ये पॉइंट, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। अब इसमें से ऑलरेडी हम लोगों को ये रेखा दे दिया है, ये रेखा कितना दिया है देख लीजिए। ये बोला है स्पर्श रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ऐसा दिया है मेरे ख्याल से। हाँ, ऐसे ही दिया है, देख लीजिए कितना दिया है, जबकि होता क्या है, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंपेयर करके पॉइंट निकाल लेते हैं। अब देख लीजिए, इसको मैं ऐसे करता हूँ, 1 बना लेता हूँ ताकि इन दोनों को कंपेयर कर लेना। तो इसमें से p का डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा बाई p प्लस y sin अल्फा बाई क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब देख लीजिए, ये दोनों तो वही है ना, ये स्पर्श रेखा का सूत्र होता है और ये आपका दिया है, तो इस दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ये तो दोनों वही है। तो यहाँ पर देख लीजिए x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या करने पर, तुलना करने पर। तो अगर हम लोग तुलना करें तो x1/a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा बटा p हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली x1 बराबर क्या हो जाएगा, a² cos अल्फा बटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड को कंपेयर कर लीजिए, तो सेकेंड क्या हो जाएगा, y1/b² इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो y को छोड़ दीजिए, ये वाला भाग आएगा, sin अल्फा बटा p, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली क्या आया, y1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा b² sin अल्फा बटा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए x1 y1 आ गया। अब यहाँ पर थोड़ा चित्र में देखिए, ये जो x1 y1 है, ये जो बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु दिया है आपका, वो कहाँ से होकर के जा रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला जो पॉइंट है, ये रेखा पर भी है और ये दीर्घवृत्त पर है, मतलब रेखा और दीर्घवृत्त दोनों के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए जी, चाहे रेखा का समीकरण में रख दीजिए, चाहे दीर्घवृत्त का। दीर्घवृत्त का क्या है, x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1। अगर ऐसे समीकरण है तो ये सूत्र होता है ना। यहाँ पर अगर 49 35 लिखा है तो वैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर a² b² फॉर्म है तो a² b² होता है, ठीक है। तो ये बिंदु जो होगा दोनों को संतुष्ट करेगा, तो किसी में भी रख देते हैं, चलिए इसमें रख देता हूँ, रेखा में रख देता हूँ, ठीक है। तो रेखा में इस x1 और y1 का मान को रख देता हूँ, क्योंकि उसको संतुष्ट करेगा ना, चूंकि बिंदु x1 y1 रेखा पर है, अतः संतुष्ट करेगा, अतः क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ये लिखना नहीं है, ये बस समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या था, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p था। संतुष्ट माने यहाँ पर x1 y1 ना, मान को रख दीजिए। तो x1 का मान क्या आया, x1 का मान a² cos अल्फा बटा p, तो यहाँ पर फाइनली मेरे ख्याल से ये हो जाएगा a² cos² अल्फा बाई p हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² sin² अल्फा, मान को रख लीजिएगा, बाई p हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया, p। इन दोनों का एलसीएम p आएगा, p को इधर ले आइए। तो फाइनली हमारे पास आ गया a² cos² अल्फा प्लस b² sin² अल्फा
इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से देख लीजिए क्या दिया है, एक बार देख ले, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और धन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी, मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां देख लेते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन दिया है, एक रेखा दिया है और एक परवलय दिया है, उसका स्पर्श रेखा का मान ज्ञात कीजिए। स्पर्श रेखा इसमें भी बोला है, एक परवलय है और उसका स्पर्श रेखा है, तो ये निकालिए। ठीक है, तो ये राइट हैंड परवलय है कि लेफ्ट हैंड परवलय है, इसको देख लीजिए। वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, उसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको मैं डिटेल से बताऊंगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया है, वाई स्क्वायर, ये परवलय होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो, तो ये परवलय होता है। अब देख लीजिए, यहाँ से अगर कोई स्पर्श रेखा हो, मान लेते हैं कोई भी पॉइंट से जा रहा है, एक स्पर्श रेखा ले लिए। ठीक है, तो इस स्पर्श रेखा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको आना चाहिए और वो फॉर्मूला होता है आपका y बराबर एम एक्स प्लस सी। वाई बराबर क्या होता है, ये तो रेखा है ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब देखिए, आप लोगों को सबका बता दे रहा हूँ ना, अगर परवलय ये वाला है, अगर परवलय ये है, तो उस कंडीशन में c का जो मान होता है वो a बाई एम होता है। ठीक है, अगर परवलय ये वाला है तो, और अगर परवलय ये वाला हो तो -4ax वाला हो तो उस कंडीशन में c का मान -a/m होता है। याद रख लीजिएगा ना ये, अगर क्वेश्चन चेंज करके आ गया तो बन जाएगा। उसी प्रकार से अगर परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो c का मान होता है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, तो उस कंडीशन में जो मान होता है वो आपका होता है -am स्क्वायर, -am का स्क्वायर होता है। और एक्स स्क्वायर बराबर अगर -4ay हो, तो उस कंडीशन में c का मान होता है +am स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर c का मान होता है ना, ये c का मान है। तो अभी हमारे पास जो दिया है ये वाला परवलय है, तो यहाँ पर c का मान क्या होता है, a/m होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर लिख सकते हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, रेखा क्या हो जाएगा, y बराबर हो गया mx प्लस c के जगह में क्या आ गया, a/m। अब यहाँ पर हमको दिया है ऑलरेडी, स्पर्श रेखा दे दिया है ना, y -2x-1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोगों को स्पर्श रेखा क्या दिया है, y माइनस, एक मिनट और देख ले रहा हूँ, 2x -1/4 इक्वल टू क्या दिया है, 0। तो यहाँ पर इसको जमा लीजिए, तो y बराबर 2x प्लस 1 क्या आ जाएगा, 4। अब इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों तो वही आपको बता रहे हैं ना, ये स्पर्श रेखा का सूत्र है और ये स्पर्श रेखा दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, तो कंपेयर करेंगे तो mx, और यहाँ पर 2x है तो m का वैल्यू दे दिया 2। ठीक है, m का वैल्यू क्या हो गया 2, a का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर a/m इक्वल टू क्या दिया है, 1/4 है। ठीक है, m का वैल्यू रख देते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा m/4 और m का वैल्यू है 2, तो 2/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बाई क्या आ जाएगा 2। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं 20 प्रश्न तक अगर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं और बाकी के क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।